दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा। यूपी पुलिस की आज इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी प्लस जीके प्लस जीएस और कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के भी लिए मैंने, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है और डिटेल में देखेंगे वीडियो को। अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचाएं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दिया है, जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है। ये आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्नवाचक, अल्पविराम, निर्देशक या हंस पद। तो कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? हंस पद यूज करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन के बारे में, इसके इर्द गिर्द बनने वाले क्वेश्चन भी देखेंगे। मेरा मकसद नहीं है बस 4 क्वेश्चन लेके आओ और बस बता के चले जाओ। मैं सोचता हूँ कि ये क्वेश्चन एग्जाम में बना है तो कुछ और भी तो बन सकता है, तो आपको कंप्लीट जानकारी दी जाए। अब सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। तो श्री कांता प्रसाद यानी केपी महोदय के अनुसार कितनी है? विराम चिन्हों की संख्या 20 है। पहली बात तो ये नोट डाउन कर लेना है। दूसरी बात, जब आपसे पूछा जाए कि प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा लगता है तो उस चिन्ह के बारे में पता होना चाहिए कि प्रश्नवाचक आखिर लगता कैसे। प्रश्नवाचक का मतलब क्या है? क्वेश्चन मार्क, है ना। तो क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक कैसे लगता है? इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक है, यहाँ दोबारा से समझा दे रहे हैं आपको अच्छे से। सबसे पहले पता होना चाहिए प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक को देखेंगे तो कैसे लगेगा? ऐसे करके प्रश्नवाचक लगेगा। अगर अल्पविराम आपसे पूछ लिया जाए तो आप अल्पविराम कैसे लगाएंगे? अल्पविराम आपको ऐसे लगाना है। ठीक है, थोड़ा ऐसे करके लगेगा, ये ऐसे करके अल्पविराम हो गया। अगर आपसे निर्देशक पूछा जाए कि निर्देशक कैसे लगाएंगे तो उसका भी पता होना चाहिए, ऐसे लगता है। अब बात होती है हंसपद। तो हंसपद का कैसे लगता है चिन्ह? ऐसे करके हंसपद लगता है, ये चिन्ह है। और श्री कांता प्रसाद महोदय के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20 है। ये रही इससे रिलेटेड क्वेश्चन से जानकारी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर में क्या पूछा गया है? भारत की सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड ना किया जा सके क्या कहलाती है? जिसको तोड़ा ना जा सके, कहने का मतलब यही है शब्द, वर्ण या पद या वाक्य। तो जिसको तोड़ा ना जा सके उसका मतलब क्या हुआ? बात किसकी हो रही है? वर्ण की बात हो रही है। और वर्ण किस में है? सेकंड में है। ये सारे के सारे पेश जो हिंदी के और ये सारे प्रश्न मैंने लिए हैं ये प्रीवियस ईयर के हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन बनता ही बनता है एक, तो इसके बारे में मैं हर वीडियो में आपको समझाता हूँ। उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है, सब हर सारे डाउट क्लियर करेंगे। अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अब यहाँ पर अंतिम पूछ लिया। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के लास्ट में यानी पीछे लगता है। ठीक है, उपसर्ग क्या होता है? जो कि पहले लगता है। शब्द के पहले लगने वाले क्या होता है? उपसर्ग होता है। और पीछे लगने वाले क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। अब अंतिम में आप बोल के देखिए, अंतिम में क्या लग रहा है? एक तो लग नहीं रहा है, इन भी नहीं लग रहा है और इमा भी नहीं लगेगा, तो बचे क्या? इम प्रत्यय बचेगा। क्या होगा? अंतिम। आप बोल के देखिए अंतिम, तो क्या हो जाएगा? इम प्रत्यय हो जाएगा। इम प्रत्यय यहाँ लग जाएगा। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए परीक्षा, परीक्षा में उपसर्ग बताइए, अब उसमें तो प्रत्यय पूछ लिया तो आपसे उपसर्ग भी पूछा जा सकता है, तो उपसर्ग पता होना चाहिए। तो उपसर्ग मैंने बताया, परीक्षा में क्या लगेगा? उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले, अच्छा पहले क्या लग रहा है? परी लग रहा है ना, परीक्षा, तो क्या बन जाएगा? परीक्षा। तो परी उपसर्ग लग जाएगा। कौन सा? परिधन इच्छा। क्या हो जाएगा? परिधन इच्छा हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर इस पे तो आपने बड़ी की मात्रा लगी है। आप देखिए जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये बड़ी की मात्रा है ना, यहाँ पर भी बड़ी की मात्रा है, तो ये इच्छा हो जाएगा। परिधन इच्छा, परीक्षा, तो परी क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। तो उम्मीद करता हूँ सारे डाउट्स क्लियर करके रखना है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द बताना है यहाँ पर कौन सा? नीम, आरावली, जामुन या चंबल। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा आपका आरावली। क्या हो जाएगा? आरावली हो जाएगा। सेकंड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर।
5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों से जोड़कर बना है। क्या पूछा गया है, रेलगाड़ी पूछा गया, रेलगाड़ी। हिंदी अरबी, अंग्रेजी हिंदी, फारसी संस्कृत और हिंदी और उर्दू। अच्छा, रेलगाड़ी में संस्कृत का तो कोई काम नहीं है, ठीक है, उर्दू भी नहीं हो सकता, सही है रेलगाड़ी में। अब ए और बी में से एक आंसर हो जाएगा, तो अंग्रेजी प्लस हिंदी। रेलगाड़ी किन दो शब्दों से मिलकर बना है, अंग्रेजी प्लस हिंदी। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, 3 पर्यायवाची अग्नि के हैं और 1 पर्यायवाची नहीं है, वही आपको बताना है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अग्नि के आखिर पर्यायवाची है क्या। तो अग्नि के देखो, एक तो ज्वाला आता है, क्या आता है, ज्वाला आ जाता है अग्नि का। आग भी अग्नि का ही पर्यायवाची है। और क्या है, धुआं भी अग्नि का ही पर्यायवाची है, ये भी पर्यायवाची है अग्नि का, ठीक है। ज्वालंत भी आ जाता है, क्या आ जाता है, ज्वालंत, ज्वालंत आ जाता है। और क्या अग्नि का, प्रज्वलित, 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 ये भी अग्नि का पर्यायवाची है। और क्या आ जाता है, और अग्र आ जाता है अग्नि का पर्यायवाची। और क्या आ जाता है, बहिर भी अग्नि का पर्यायवाची आ जाता है। ये सारे अग्नि के पर्यायवाची हैं। तो आग भी हो गया, अनल भी हो गया, बहिर भी हो गया। लेकिन अनल और अनिल में बहुत कंफ्यूज होता है, इसीलिए बार बार इस क्वेश्चन को इतनी बार रिपीट किया गया है। अनेक स्टेट एग्जामों में पूछा गया है इस क्वेश्चन को, ताकि बच्चा गलती करे इसमें। अनिल किसका पर्यायवाची होता है, आग का, ठीक है। और यहाँ किसकी बात की, वो सॉरी, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अनल किसका है, अनल, आग, अनल, तो ये अनिल किसका है, वायु का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, वायु का। और यहाँ किसके, ये तीनों किसके हैं, ये आग के हैं। ये सारे पर्यायवाची मैंने किसके बताए, ज्वाला, आग, धुआं, ज्वालंत, प्रज्वलित, उग्र, बहिर, ये किसके हैं, अग्नि के पर्यायवाची हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्या पूछा गया, सदानंद में संधि कौन सी है। अब यहाँ संधि से पूछा गया है सदानंद में। तो सदानंद को अगर आप संधि विच्छेद करके देखेंगे तो साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए, संधि विच्छेद भी करना आना चाहिए। सत्य धन क्या हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, सत्य धन आनंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य धन आनंद हो जाएगा। जब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। सदानंद में सत्य धन आनंद। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या पूछा गया है, आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है। ये वाक्य से लिया गया है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। संदेहवाचक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है, या विस्मयवाचक है, या इच्छावाचक है। आप इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए आप अपने पे डिपेंड कीजिए इसमें क्या व्यक्त हो रहा है। तो आप कहेंगे कि इसमें इच्छावाचक वाक्य है, ये इसमें इच्छा प्रकट हो रही है, इच्छा के अनुसार ही तो आप कह रहे हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। किसी को अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं तभी तो ऐसा हो रहा है। तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर में क्या पूछा गया है, आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का क्या अर्थ है। यहाँ मुहावरे से क्वेश्चन को पूछा गया है, क्योंकि मुहावरे भी पता होना चाहिए। 1 से 2 नंबर यूपी पुलिस के एग्जाम में मुहावरे से देखने को ज़रूर मिलता है। मुहावरे का क्या इसमें पूछा गया, आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का क्या अर्थ है। बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना, भरसक प्रयास करना, अपना काम निकाल लेना, चुनौती स्वीकार करना। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना, कहते हैं ना आकाश से तारे तोड़ लाना, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। टिप्पण की भाषा कैसी होनी चाहिए। टिप्पण की भाषा कैसी होनी चाहिए, भाव प्रधान, कल्पना प्रधान, वस्तु प्रधान, या काव्यात्मक। तो कैसी होना चाहिए, काव्यात्मक होना चाहिए, काव्यात्मक होना चाहिए, काव्यात्मक। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सभी भाई बहन प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ क्या पूछा गया है, शब्दावली का क्या अर्थ है। शब्दावली का क्या अर्थ है, भाषा का केंद्रीय अंश, अन्य भाषाएं मिलकर, शब्दों के विभिन्न स्रोत, या शब्दों का समूह। तो शब्दावली का मतलब ही यही हुआ, क्या मतलब हुआ, शब्दों का समूह। तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, शब्दों का समूह यानी कि शब्दावली कहलाता है।
12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर में क्या पूछा गया है, अभी हिंदी से क्वेश्चन मैंने लिए, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन लिए, फिर जीके जीएस के भी क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। अब कबीरदास के बारे में कुछ और भी थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि कबीरदास से क्वेश्चन बनता है, कबीरदास, रहीमदास, तुलसीदास, है ना, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं कबीरदास के बारे में कुछ पॉइंट जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले कबीरदास का जन्म 1398 में हुआ है, ठीक है, और 1518 में इनकी मृत्यु हुई है। नीरू और नीमा दो जुलाहे ने इनका पालन पोषण किया था, और एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से इन्होंने जन्म लिया था। ये सारी बातें पता होना चाहिए। अब इनकी रचनाओं की बात आ जाती है, तो बीजक में इनकी रचनाएं संग्रहित हैं। किसमें? बीजक में। साखी, सबद, रमैनी। साखी, सबद, रमैनी जो कि बीजक में संग्रहित हैं, कबीरदास की रचनाएं हैं। जन्म हो गया, मृत्यु हो गई। और कबीरदास की भाषा भी पूछ ली जाती कि भाषा कैसी थी कबीरदास की, तो भाषा कैसी थी इनकी? सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी का नाम दिया गया है इनकी भाषाओं को। कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। तो कबीर किसके थे? तो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि के अंतर्गत ये आ जाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? 13 नंबर में पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? तुलसीदास हो जाएगा। रामचरितमानस की रचना किसने की है? रामचरितमानस की रचना किसने की है? तुलसीदास ने की है। किस भाषा में की है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, अवधी भाषा में की है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कर्म भूमि के लेखक कौन है? रचनाओं से भी क्वेश्चन बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। कर्म भूमि के लेखक कौन है? तो कर्म भूमि के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। मुंशी प्रेमचंद की और भी सारी रचनाएं देख लेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कर्म भूमि ही पूछा जाए, तो और भी रचनाएं हमें पता होना चाहिए मुंशी प्रेमचंद के बारे में। जैसे कि बात करते हैं सेवा सदन। तो सेवा सदन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। प्रेमाश्रम, ये भी पता होना चाहिए, प्रेमाश्रम। और रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, ये वो रचनाएं हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछी गई है। निर्मला, कायाकल्प, गबन, गोदान, कर्मभूमि, बहुत सारी रचनाएं हैं मुंशी प्रेमचंद की, है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 15 नंबर। इसमें क्या पूछा गया है 15 नंबर में? हिमक्रीटनी के लेखक कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, कृष्णचंद्र या भवानी प्रसाद मिश्र। तो माखनलाल चतुर्वेदी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया है 16 नंबर में? महादेवी वर्मा के रेखा चित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? थोड़ा आपको डिटेल में भी पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पूछ लिया कि महादेवी वर्मा ने रेखा चित्र तो लिखा है, लेकिन उसमें एक पात्र के वास्तविक नाम को पूछ लिया है। तो अब वास्तविक नाम को आपको पता होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? लक्ष्मण हो जाएगा, लक्ष्मण। सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और महादेवी वर्मा की और भी रचनाएं थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में बन जाए, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। नीहर, रश्मि, और क्या है? नीरजा महादेवी वर्मा की है। और संध्या गीत, दीपशिखा भी इन्हीं की रचना है, दीपशिखा। और सप्तपर्णा भी इन्हीं की है, सप्तपर्णा इन्हीं की रचना है। और अनुदित और अग्निरेखा, ये इनकी फेमस रचना है महादेवी वर्मा की। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय अर्थभाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा कौन सी है? अब यहाँ पर तीसरी भाषा पूछी गई है, थर्ड लैंग्वेज पूछा गया है। यहाँ पर प्राकृत, पाली और प्राकृत के बाद तीसरी भाषा कौन सी आती है? तो अपभ्रंश आती है। कौन सी भाषा आती है? अपभ्रंश, यानी कि सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है।
क्वेश्चन देवनागरी लिपि से ये हर बहुत बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को, तो कम से कम 50 से 60 बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। ऑल इंडिया एग्जाम की अगर बात की जाए तो बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया कि देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है कि जैसे कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर देंगे तो उत्तराखंड पुलिस का पेपर नहीं आएगा। देखो हिंदी तो सेम है ना, जीके भी वही है लौट बदल के। हाँ, जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जो यूपी स्पेशल आएगा वो उत्तर प्रदेश से आएगा, ना कि उत्तराखंड या मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश से पूछा जाएगा। बाकी संविधान वही रहेगा, हिंदी वही रहेगी, इंग्लिश वही रहेगी, मैथ वही रहेगा, जो भी कुछ आ रहा है सब कुछ तो वही रहता है। तो एग्जामिनर जब पेपर सेट करता है तो वो इधर उधर के स्टेट लेवल के एग्जामों से पेपर उठा लेता है और कुछ 15 से 20% अपनी तरफ से पेपर को बना देता है और पूरा पेपर आपके सामने आ जाता है। तो पेपर प्रीवियस ईयर लगाना मेरा मानना है 75% तो फंसता ही है, आपको ज़रूर लगाना चाहिए और उसके इर्द गिर्द जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देखना चाहिए। इसी से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, 18 का सी सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गेहूं के दाने होते हैं, गेहूं के दाने कैसे होते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो गेहूं के दाने होते हैं, क्या होते हैं, फल होते हैं, फल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा फल। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1 टेराबाइट बराबर होता है 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट बराबर, ये क्वेश्चन किससे लिया गया है, कंप्यूटर से ये क्वेश्चन लिया गया है, कंप्यूटर से। 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 बाइट। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा 1024 गीगाबाइट। गीगाबाइट का मतलब क्या होता है, जीबी यानी गीगाबाइट। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को क्या कहा जाता है। आजकल ईमेल और मेल का ज़माना है तो क्या कहा जाता है, PGP, POP, MIME, SPAM। क्या कहा जाता है, स्पैम कहा जाता है, स्पैम कहा जाता है, स्पैम। डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आईटी अधिनियम की बात हो रही है, आईटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया ये बताना है कि कब अस्तित्व में आया। 2005, 1995, 2000, 2002। तो कब अस्तित्व में आया, तो 2000 में अस्तित्व में आया भारत का आईटी। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इतिहास से क्वेश्चन को लिया गया है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। पावापुरी, गया, लुम्बिनी वन या वैशाली नगर में। अब ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये देखिए सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। 23 नंबर का सही आंसर हो जाएगा वैशाली नगर में। और थोड़ा अगर इनके बारे में जाना जाए तो इनका जन्म कब हुआ था, 500 ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी पता होना चाहिए। 500 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कुंडग्राम अगर विकल्प में मिलता है तो कुंडग्राम को आप टिक कर सकते हैं। कुंडग्राम वैशाली नगर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। माता का नाम क्या था, सिद्धार्थ एक राजा थे और माता इनकी राजकुमारी कौन थी, त्रिशाला थी। ये भी जानकारी पता होना चाहिए साथ ही साथ। ये तो रही महावीर स्वामी के जन्म से, और ये किस धर्म से संबंधित हैं तो ये भी पता होना चाहिए, जैन धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म से कौन है, महात्मा बुद्ध संबंधित हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम क्या है। कुतुब मीनार से क्वेश्चन को लिया गया है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम क्या है। एंट्री गेट, कुतुब दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा या श्री दरवाज़ा। 24 का सही आंसर हो जाएगा, अलाई दरवाज़ा का नाम दिया है। अब क्वेश्चन उठता है कि कुतुब मीनार को बनवाया किसने है, तो कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने बनवाया है, कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश दोनों के द्वारा कुतुब मीनार को पूरा करवाया गया था। थोड़ा और जान लीजिए, 73 मीटर इसकी ऊंचाई है, 73 मीटर। अगर फिट में बात की जाए 73 मीटर में आपको 73 याद रखना है, और अगर आपसे फिट में पूछा जाए तो 239.5 फिट इसकी ऊंचाई है। और कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार को बनवाया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और सूर्य का प्रकाश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश इसका राइट आंसर हो जाएगा।
यानी डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर देखते हैं, बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित है? बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित है? अमेरिका की क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से, या रूस की क्रांति से, या गौरवशाली क्रांति से? तो बोस्टन टी पार्टी की जो घटना थी वो किससे है? अमेरिका से संबंधित है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। अगर डेट की बात की जाए तो 16 दिसंबर 1773 की बात है। ये 16 दिसंबर 1773 को जब बोस्टन के अधिकारियों द्वारा करयुक्त चाय के 3 जहाज को ब्रिटेन को लौटाने के लिए इनकार कर दिया गया था, यानी कि मना कर दिया गया था। तो उपनिवेशियों का एक समूह जहाज पर सवार हुआ था, जिसमें बोस्टन हार्बर को वहां पर फेंक दिया गया था, यानी नष्ट कर दिया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर में क्या है? बुशमैन का क्षेत्र कहाँ पड़ता है? सहारा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, या कालाहारी मरुस्थल? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल हो जाएगा, यानी डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो सभी भाई बहन प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? अब देखिए, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस में पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा वन तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? एमपी में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर दिया है, एमपी कहीं नहीं दिया है। तो क्वेश्चन को इस तरह से भी बनाया जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। तो हम क्या मारेंगे टिक यहाँ पर? छत्तीसगढ़ को सही मानेंगे। भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक वन, यानी इनके अकॉर्डिंग बात हो रही है, इन 4 राज्यों के, तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। तो 28 का ए सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 29 नंबर, शिव समुद्रम जलप्रपात निम्न नदियों में से किस पर स्थित है? गंगा नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी, या कावेरी नदी? तो किस नदी पर ये स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी पर स्थित है। बात की जाए, अगर आपसे राज्य पूछ लिया जाए कि आप राज्य बताइए किस राज्य में है, तब आपका आंसर होगा कि सर जी ये तो कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है, कावेरी नदी पर स्थित है। अगर ऊंचाई अगर आपसे पूछ ली जाए ऊंचाई, तो 90 मीटर आपको याद रखना है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर, निम्न में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि आप अच्छा क्वेश्चन गलत करके ना आए जो आपका पड़ा हुआ है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात हो रही है, तो गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? जीवी मावलंकर बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। मीरा कुमार, ओम बिरला। अभी वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो आपका आंसर होगा कि सर ओम बिरला वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से सभी भाई बहन बताएंगे, और 30 में से आपका स्कोर कितना गया है वो भी आप शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।